इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो इस बात का सबूत है कि कैसे मजबूरी मौत का डर खत्म कर देती है। ये तस्वीरें समाज के लिए खतरे की घंटी हैं, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, अफसरों के लिए चेतावनी है। हम सब जानते हैं कि देश कोरोना के खतरे से उबर रहा है। पूरा देश एक साथ मिलकर लड़ा, इसलिए अब यह खतरा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आज जो तस्वीरें मैंने देखी वो इस बात का सबूत है कि खतरा कभी भी बढ़ सकता है, कहीं भी बढ़ सकता है, और कोरोना फिर से देश के सामने बड़ी चुनौती बन सकता है। और आपको यह सुनकर ज्यादा हैरानी होगी कि ये तस्वीरें देश के दूर दराज इलाकों की नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली की है। इस वक्त दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, पारा 40 डिग्री से ज्यादा है, और ऊपर से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत है। हजारों लोग पीने के पानी की सप्लाई के लिए जल बोर्ड के टैंकर के भरोसे हैं, और जब इलाके में टैंकर आता है तो लोग टैंकर पर टूट पड़ते हैं। इस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों से आती थी, कभी कभी राजस्थान से आती थी, जब एक कुएं में सैकड़ों लोग पाइप डालकर पानी निकालते दिखाई देते थे। लेकिन दिल्ली में ऐसी तस्वीर दिखेगी, कोरोना के संकट के दौरान दिखेगी, इसकी कभी किसने कल्पना नहीं की होगी। इन तस्वीरों को देखकर चिंता इसलिए हुई क्योंकि बड़ी मुश्किल से दिल्ली के हालात सुधरे हैं। करीब 2 महीने का लॉकडाउन, तमाम तरह की सख्त पाबंदियां, लोगों का संघर्ष, तब जाकर दिल्ली में रोज आने वाले कोरोना के नए केसेस की संख्या 25,000 से घटकर 238 तक आई है। लेकिन जो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप कहेंगे अगर यही हाल रहा तो कोरोना कहीं नहीं जाएगा, सारी मेहनत पर, किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली के सबसे पॉश वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी की है। ये वो इलाका है जहां बहुत सारे देशों की एम्बेसीज हैं, कुछ ही दूरी पर मंत्रियों के, एमपीज के घर हैं। इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पानी के लिए इस तरह की मारामारी बस्ती है। चाणक्यपुरी के बीचों बीच एक झुग्गी बस्ती है, नाम है विवेकानंद कैंप। विवेकानंद कैंप में पानी के लिए रोज इसी तरह की मारामारी होती है। इस बस्ती की आबादी 5,000 से ज्यादा है। इस इलाके में लोग सुबह जागने के बाद सीधे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पानी का टैंकर आने की उम्मीद होती है। टैंकर कब आएगा किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन रोज सबसे पहले लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे वहीं इंतजार करते हैं, और जैसे ही टैंकर आता है पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। इस भीड़ को न कोरोना दिखता है, न कोरोना की गाइडलाइन सुनाई देती हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन रहेगा तो कोरोना से लड़ लेंगे। ये यहाँ के लोगों का मंत्र है। जिससे पूछो और कोई कहता है पानी मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तभी तो बीमारी से लड़ेंगे। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने भेजी। सैयद नजीर ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि शाम को आने वाले टैंकर के इंतजार में लोग दोपहर 12 बजे से ही पानी के डिब्बे, बर्तन, बाल्टियां लेकर खड़े हो जाते हैं। रोड पर लाइन लगाते हैं, लेकिन जब टैंकर आता है तो सबको पानी मिल जाए ऐसा होता नहीं। किसी टैंकर में 4,000 लीटर तो किसी में 9,000 लीटर पानी होता है, लेकिन यह सारा पानी 5 मिनट से भी कम वक्त में खत्म हो जाता है। इन 5 मिनटों में कोरोना किस किस के घर पहुंचेगा कोई नहीं जानता। लोग पाइप साथ लेकर आते हैं, टैंकर पर चढ़कर पानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद पाइप लगाकर मुंह से पानी खींचते हैं। एक ही पाइप में कई कई लोग मुंह लगाकर पानी खींचते हैं। जाहिर है कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पानी मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये आज की तस्वीरें हैं।
विवेकानंद कैंप में जिस वक्त पानी का टैंकर पहुंचा, सैयद नजीर वहां मौजूद थे। नजीर ने बताया कि टैंकर रुकने से पहले कुछ लड़के उस पर चढ़ जाते हैं। पानी के कई पाइप देखते ही देखते टैंकर में पहुंच गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता, सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी के चेहरे पर न मास्क था, न किसी के मन में कोरोना का कोई खौफ। बस लोग किसी तरह एक एक बाल्टी पानी भरना चाहते थे। 5 मिनट में टैंकर खाली हो गया, लेकिन सबके बर्तन नहीं भरे। जिनके बर्तन, जिनकी बाल्टियां खाली रह गई, उन्हें टेंशन हो गई, अब क्या होगा, पानी कहां से लाएंगे, रात कैसे कटेगी, खाना कैसे बनेगा, कपड़े कैसे धुलेंगे, नहाएंगे कैसे, क्योंकि पानी का अगला टैंकर अब अगले दिन आएगा और अगली सुबह फिर से इसी तरह की जद्दोजहद शुरू होगी। पानी के लिए इस कदर लोग टूट पड़े हैं। टैंकर जैसे ही पहुंचता है, यहाँ पर 4-5 घंटे से इंतज़ार कर रहे लोग अपने अपने पाइप डालकर पानी लेते हैं। लोग अपने बाल्टी, गमलों और डब्बों के साथ यहाँ इंतज़ार करते हैं और जितनी पाइपें टैंकर के अंदर डल जाती है उन लोगों को यहाँ पर पानी मिल जाता है। हमने तमाम ऐसे लोगों से बात की जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह और शाम 4-5 घंटे सुबह और 4-5 घंटे शाम उनको पानी के लिए इसी तरह इंतज़ार करना पड़ता है। दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से तेज़ी से गर्मी बढ़ी है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। पानी एक बेसिक ज़रूरत है, लोगों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, नहाने के लिए पानी मिले, कपड़े धोने के लिए पानी मिले, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में पानी के लिए किस तरह से हाहाकार है, किस तरह से पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़कर पानी लेते हैं और जैसे ही टैंकर आता है, यहाँ इलाके के कुछ मर्द वो टैंकर के ऊपर चढ़ते हैं, पाइप डालते हैं। उनका काम होता है कि टैंकर के अंदर किसी तरह पाइप चली जाए और उसके बाद जो यहाँ महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे होते हैं, वो अपने अपने डब्बे के साथ कई घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। 4-5 मिनट के अंतराल में ये टैंकर पूरी तरह से खाली हो गया। कुछ लोगों को यहाँ पर पानी मिल पाया और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आधे बाल्टी पानी से ही संतोष करना पड़ा। बाल्टी लगाते भर जाता है डब्बे में पानी नहीं है। आधा डब्बा कितने दिन चलाएंगे, कितने दिन चलेगा ये आधा डब्बा? तो अब सुबह मिलेगा पानी? सुबह भी पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सारे खाली है, पाइप भी नहीं लगा है, सारे खाली के खाली रह गए और लड़का चढ़ा तो पाइप ही नहीं लगा है। पानी नहीं मिला, एक बूंद भी नहीं, सुबह भी नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला पानी। काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा, क्या करें? अब आएगा उधर तो देखेंगे, नहीं तो सुबह भरेंगे पानी। 4 बर्तन मिले भैया, सारा नहीं मिला, सारा किसी को भी नहीं मिला होगा यहाँ पर। तो रात तक काम चल जाएगा पानी से? 2-4 रात को काम चलेगा भैया, सुबह क्या करेंगे बोलो आप? 2-4 बर्तनों में काम चलेगा। किसी के घर में 10 लोग हैं, किसी के घर में 2-4 लोग हैं, कितने इतने पानी में क्या होएगा बोलो आप? मिल गया पानी? यहाँ इतना मिला है पानी, 10 परिवार है, ये पानी मिला है। हाँ, 10 परिवार में काम चल जाएगा पानी? नहीं चलेगी, आपको सोचना, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम। इतना कहते करना है 10 बार पानी मिला? यही सीन रहता है रोज का, वही हाल है, रोज ही का काम है। पानी मिला इतने में हो जाएगा गुजारा है? 2 डब्बा मिल गया पानी? हाँ, 2 ही तो मिला। तो परिवार कितने, 10 आदमी है, 10 आदमी में 10 गुजारा हो जाएगा 2 डिब्बे में है? और पूरे नहा भी लिया पानी में। एक दिक्कत हो रही है पानी की यहाँ मैं कितनी बार डिमांड किया है कि कम से कम पानी का टैंकर बढ़ा दो, पक्के पाइपलाइन ले आओ ताकि लोगों को व्यवस्था मतलब महसूस हो। ये दिन भर बड़ा काम धाम छोड़ के पानी के लिए वेट कर रहा है, पानी नहीं मिलता समय पे, जिसका भी बहुत बुरा हाल है। बहुत इलाका तराहीमाम कर चुका है। लोग तो दूर के बाद दिल्ली में इतने अच्छे इलाके में रहने के बाद कोई फायदा नहीं है किसी का। ये सब कुछ पास होते हैं। यहाँ बगल में PM हाउस है, बगल में राष्ट्रपति भवन है, सब कुछ अति विशिष्ट इलाका होने के बाद मतलब पानी किसी को नहीं है। इलाके एरिया MLA जो है बिल्कुल नादारद है। जरा सोचिए, देश की राजधानी में लोग पानी के लिए तरसे, नहा नहीं सकते, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, कई कई घंटों लाइन में लगते हैं। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। और फिर इसके ऊपर कोरोना का डर, संक्रमण का डर, इन्फेक्शन का डर। और ऐसा नहीं कि लोग कोरोना के खतरे को समझते नहीं, इन्हें पता है इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही मची हुई है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कुछ दिन पहले दिल्ली में कैसे हालात थे, कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ये भी लोग अच्छी तरह जानते हैं। और सरकार
जिन दिशा निर्देशों की बात करती है उनके बारे में भी लोगों को पता है, लेकिन पानी के बिना भी तो काम नहीं चल सकता। क्या करें? आप कितने देर बैठते हैं और पानी मिल पाता? 6 घंटा 8 घंटा। इतनी गर्मी में? हाँ, नहीं बैठेंगे तो मिलेगा कहाँ से पिएंगे? कितने लोग घर में? 5 आदमी। पूरी दोपहर में इतनी गर्मी में इंसान सर रहा है, उसके बाद वो घुटन होगी कि नहीं होगी? कितना देर बर्दाश्त करेंगे? थोड़ी देर नहीं बैठते हैं, 4 से 5 घंटे यहाँ बैठना पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी। और बताओ आप खुद देखो कितनी गर्मी है। और मान लो हम सिर्फ मास्क लगा ले रहे हैं, पर हम इतनी जब टैंकर आता है, जब आप एक मिनट कुछ देर रुक जाओ, जब टैंकर आएगा इतनी पब्लिक होती है, एक दूसरे से इतना टच होते बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या कोरोना से बच जाएंगे? हम बस सिर्फ भगवान भरोसे हैं। हमारे लिए सरकार ने अभी फिलहाल कुछ व्यवस्था नहीं करी है। कहाँ कोरोना होता है? आप कितना बाल्टी लेके आए? हम ये रखे सारे, देखो। अब ये बताओ, ये पाइप से एक दूसरे का मुंह लगा के पानी खींचेंगे तब कोरोना नहीं होएगा? हाँ, क्या करेंगे मास्क लगा के? हाँ, अब जैसे हम पे पानी नहीं खींचा तो हम आपको देंगे मुंह में लगाने, भाई हमारा पानी खींच दो, तब कोरोना नहीं होएगा? हम अपने बाथरूम में पानी नहीं खींचेंगे, कहाँ से कोरोना होएगा? हाँ, बड़े बड़े लोगों को नेतन को होता है कोरोना। कितना घंटा बैठते? आप ही ने विधायक चुना है और कितने घंटे यहाँ बैठना पड़ता है? हमारी गलती कि हमने विधायक चुना है और हमने वोट दिया, वो तो कुर्सी पे है, हम यहाँ रोड पे। अब इसमें मुंह लगाएंगे, मास्क लगा क्या करेंगे? कोरोना तो होगा ही, होगा तो हमें होगा, उनको थोड़ा ना होगा। पानी की यहाँ सुविधा होनी चाहिए, कम से कम यहाँ दो टैंकर आते, 3-4 टैंकर आने चाहिए। आपको पता है पब्लिक एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, तब कोरोना नहीं होगा। मास्क लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अभी कितना पानी मिल पाता आपको? अभी क्या 2 डिब्बे 3 डिब्बे मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ नहीं तो वहाँ जाएंगे, धक्के खाते फिरेंगे। छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के आते हैं, अकेले किसके भरोसे छोड़ के आते? अकेले घर में हम यहाँ बैठे हैं 1 बजे से पानी के लिए। हमारे घर वाले काम पे जाते, कौन भर के देगा हमको पानी? हम बच्चों को ना पढ़ा सकते, ना उसको खाना दे पा रहे हैं टाइम से, ना कुछ कर पा रहे हैं, अपना घर का काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस यहीं बैठे बैठे सुबह बैठे रहे और अभी भी यहीं बैठे हैं। यहाँ 5 बज गया, कब घर जाएंगे, कब बच्चों को खाना देंगे, चाय देंगे या कुछ देंगे खाने के लिए? वो भी ऐसे ही बैठा हुआ अकेला। दिल्ली का यही काम है बेटा, घर में से नहीं निकलेगा तो पता नहीं चलेगा, टैंकर आके चले जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। हमारे पास आ जाते हैं, बहन जी, माता जी, देखना हमारी तुम्हारे हाथ में है, कृपा करना। अब हमारी कृपा कौन करता है? और ये मत सोचिए कि सिर्फ एक इलाके में, एक कॉलोनी में यह हाल है। विवेकानंद कैंप से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर संजय कैंप है। यहां 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इनके लिए भी अब पानी का इंतजाम करना सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस तरह का हाल विवेकानंद कैंप में दिखा, उसी तरह की तस्वीरें यहां भी नजर आई। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने बताया कि संजय कैंप में टैंकर से ही पानी की सप्लाई होती है। टैंकर का टाइम भी फिक्स था, लेकिन आजकल दिक्कत बढ़ गई है। टैंकर वक्त पर नहीं आता, टैंकर का कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए लाइन लंबी हो जाती है। लोग सुबह से अपनी अपनी बाल्टियां, अपने अपने कैन लेकर पहुंच जाते हैं। रोड पर कैंस की लंबी लाइन लग जाती है और जैसे ही टैंकर आता है, सब्र का बांध टूटता है और पानी के लिए भगदड़ मच जाती है। इस वक्त मैं दिल्ली के धौलाकुआं इलाके के संजय कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। दरअसल यहाँ पर पिछले कई दिनों से पानी की समस्या हो रही है। ऐसे में यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँचती है, टैंकर्स पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर पानी लेने के लिए अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है, भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है और बड़ी संख्या में, दरअसल संजय कैंप में 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और पूरे दिन में यहाँ पर 6 सिर्फ जो टैंकर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में पानी लेने की जो होड़ होती है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर भीड़ कितनी इकट्ठी होती है। अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को किस तरह से यहाँ पर तोड़ा जाता है, लोग किस तरह से इकट्ठा होते हैं। हालांकि इनकी जो मजबूरी है, जो समस्या है, वो भी जायज़ है। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको किसी एक भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा। उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर दूर की बात नजर आती है। सभी लोग यहाँ पर टैंकर्स पे चढ़कर यहाँ पर पाइप उन्होंने लगाई है और अपने अपने यहाँ पर बाल्टी और डब्बों में यहाँ पर पानी भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किस तरह से डराने वाली है और किस तरह से खतरनाक है, इसका भी अंदाजा आप लगाइए। डर तो लगता है, क्या करे, मानता नहीं है, किसी को बातें नहीं मानता है। ये बात तो है। हम लोग को क्या कर सकते हैं मैडम जी, यहाँ पर
पानी जो है ना, जब 2 टैंकर आता था पहले बीच वाला टैंकर को बंद करवा दिया। यहाँ पर कभी टाइम पर पानी भी नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लग रहा कि इतनी भीड़ है तो कोरोना का संक्रमण हो सकता है? पानी भी तो पीना आना पड़ेगा, पानी पी के तो जीना भी है। अगर आदमी कोरोना में मरेगा तो पानी भी तो मिलना चाहिए। जब पानी नहीं मिलेगा तो आदमी जिएगा कैसे? अरे कोरोना से भी 3 कोरोना पानी में ही हो रहा है, क्या करेंगे कोरोना से? पियेंगे खाएंगे नहीं तो पीना है, खाना है। कोरोना है तो घर में ही बैठने बढ़ जाते, नौकरी करना नहीं देते। कोरोना है, काम करना नहीं देते, घर में तनख्वाह नहीं देते। अरे पानी भरने में नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? बोलो, मतलब समस्या काफी ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। मजबूरी में निकलना पड़ता है। जान का खतरा है। एक बीमारी दूसरों पाइप गिर के लाग न सकता। छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला आगे पीछे कोई नहीं है। लोगों की बात सुनकर दुख होता है। कहते हैं पानी तो पीना है, पानी के बिना जिएंगे कैसे, और अगर जी नहीं पाएंगे तो कोरोना से लड़ेंगे कैसे। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में हर घर में नल से जल का अभियान चल रहा है। 6.5 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी की पाइपलाइन पहुंचा दी गई है। 2024 तक ग्रामीण इलाकों के 19 करोड़ घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। ऐसे में जब सरकार दूर दराज के इलाकों में घर घर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तब देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए इस तरह की मारामारी दिखे तो यह आश्चर्य की बात है और दुख की बात भी है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 83% घरों में पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचता है। बाकी 17% आबादी टैंकर या ट्यूबवेल के भरोसे है। दिल्ली में रोज करीब 125 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है। गर्मियों में हर बार कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत होती है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान लॉन्च किया था, जिसके तहत दिल्ली में रोज 92 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई का टारगेट रखा गया था। जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों तक आसानी से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए समर एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। लेकिन आज जो तस्वीरें दिखी उसके बाद यह कहना पड़ेगा यह प्लान कागज पर बना है, जमीन पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पर जो दिख रहा है वो खतरनाक है, कोरोना के खतरे को बढ़ाने वाला है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब सियासत की बात कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश की पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई। जो लोग ये शंका जता रहे थे कि यूपी में अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में लड़ा जाएगा या नहीं, उन्हें जवाब मिल गया। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि मोदी योगी से नाराज हैं, मोदी योगी के काम से खुश नहीं है, ऐसे लोगों के दावे भी गलत साबित हुए। जो लोग कह रहे थे योगी अपने कामकाज का हिसाब देने दिल्ली आए हैं, वो लोग भी आज खामोश हो गए। असल में यूपी की तस्वीर अब बिल्कुल साफ है और जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि यूपी का अगला इलेक्शन, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब इसके लिए संगठन और सरकार को कैसे गिरफ्त करना है, इसकी रणनीति पर दिल्ली में आज चर्चा हुई। आज योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सुबह 11:15 बजे योगी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम के घर पर पहुंचे। योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करीब 80 मिनट चली। 1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होना यह कोई छोटी बात नहीं है। इतनी लंबी मीटिंग में हर मुद्दे पर बात हुई होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मीटिंग में सिर्फ मोदी और योगी थे, तीसरा कोई नहीं था और न मोदी ने कुछ बताया न योगी ने कुछ कहा। इसलिए मीटिंग के बारे में जो भी कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, अटकलें हैं, अंदाजा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेस रिलीज जरूर जारी की है, यह सरकारी खानापूरी है, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी योगी के प्रयासों की तारीफ की है। योगी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्विटर पर मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। योगी ने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अपनी व्यस्त दिनचर्या में से भेंट के लिए समय देने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार। प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरफ से भी योगी से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मिले। नड्डा के साथ योगी की मीटिंग 2 घंटे से भी ज्यादा चली और शाम को योगी आदित्यनाथ ने एक और औपचारिकता पूरी की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। अब चूंकि मामला प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच का है, इसलिए पार्टी का कोई भी नेता इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता। एक मुख्यमंत्री और सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी से मिलता है तो पहले तो ये कोई हम में से कोई बोल दे कि अंदर क्या बातें हो रही हैं तो शायद जादू होंगे हम लोग या बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक अपनी बातचीत होती है, गोपनीय बातचीत होती है। और हम इतना ही कह सकते हैं कि 22 का एक चुनाव है सामने, तो आप ये अवश्य हो जाता है कि उसकी तैयारी जब इतने बड़े सीनियर लीडर्स मिलते हैं तो उसका एक रोड मैप होता है, उसकी चर्चा होती है। ये चर्चा पहले भी हो सकती थी, मगर कोरोना का एक दौर चल रहा था इसलिए नहीं हुई थी। और नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिसंबर 27, 2020 में उन्होंने प्रवास भी किया था। उसकी कड़ी में एक प्रक्रिया चलनी थी, फिर कोरोना आया, मगर हमारे संगठन महामंत्री आए और अब मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए हैं। उसके क्रम में वो भी उनसे सबसे बड़े सीनियर लीडर से मिल रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव है इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। अब जब एक बार ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में ही चुनाव लड़ेगी, तो ये बात सही है, अब आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। योगी के सामने जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण समाज के नॉन पॉलिटिकल नेता कई दिन से शिकायत कर रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। जब उन्हें बताया जाता है कि सरकार में दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। लेकिन ब्राह्मण नेता कहते हैं ये लोग पोजीशन पर तो हैं, लेकिन सरकार में उनकी चलती नहीं। अब ब्राह्मण नेताओं को, ब्राह्मण समाज को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मणों को किनारे नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कुर्मी समुदाय की बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अति पिछड़े मल्लाह समुदाय के नेता संजय निषाद से भी कई राउंड की बातचीत की गई है। ये सब जातिगत समीकरण हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनावी राजनीति पर काफी असर पड़ता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए एक ऐसे लीडर को बनाना जिसकी पूरे देश में स्वीकार्यता हो, यह कोई आसान काम नहीं होता, मुश्किल से यह काम होता है। पिछले 2-3 साल में बीजेपी ने ऐसे कई नेताओं को खो दिया जो बरसों की मेहनत के बाद पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बने थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर ऐसे नाम हैं। इन नेताओं की कमी आज भी पार्टी में दिखाई देती है। पिछले 5-6 साल में अमित शाह एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा, पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, ये 2 चुनाव जितवाए, अपनी छाप छोड़ी। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 3-4 साल में योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक बड़ा चेहरा बने, बीजेपी की पहचान बने। यह बात समझनी चाहिए कि चुनाव चाहे बंगाल में हो या कर्नाटक में, ओडिशा में हो या महाराष्ट्र में, योगी आदित्यनाथ हर जगह बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर भेजे गए। तो इसलिए सोचना गलत है कि बीजेपी योगी को साइडलाइन कर देगी, हटा देगी, गिरा देगी, मोदी उनसे नाराज हो गए, मोदी उन्हें हटा देंगे। नरेंद्र मोदी इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि बड़ी मुश्किल से इस लेवल के लीडर तैयार होते हैं, खड़े होते हैं,
और वो जानते हैं कि पार्टी को जरूरत है कि ऐसे नेताओं का उपयोग भली भांति किया जाए। यूपी में चुनाव होने वाले हैं इसलिए हलचल है, लेकिन बंगाल में चुनाव हो चुके हैं उसके बाद भी पॉलिटिकल हलचल है और जबरदस्त हलचल है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों की लाइन लगी थी। अब ममता की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि जो गए थे उनमें से बहुत से फिर वापस आएंगे और इसकी आज एक बड़ी शुरुआत हुई मुकुल रॉय की वापसी से। हालांकि मुकुल रॉय उन नेताओं में थे जो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, कृष्णनगर दक्षिण सीट से विधायक हैं, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अपने बेटे के साथ दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वापसी से पहले ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय के साथ पार्टी दफ्तर में मीटिंग की और इसके बाद उन्हें पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया। चूंकि मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया था, इसलिए अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में आ जाएंगे। आज मुकुल रॉय ने इसके संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई नहीं रहेगा, सब वापस आएंगे। এই ঘরে আজকের এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী ममता बंदोपाध्याय। बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। बीजेपी করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। मुकुल रॉय कह रहे हैं कि बीजेपी से बहुत सारे नेता तृणमूल कांग्रेस में वापस आ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा वो सबको पार्टी में वापस नहीं लेंगे। जिन लोगों ने चुनाव से पहले पार्टी को धोखा दिया, पैसे के लिए, पद के लिए पार्टी छोड़ी, तृणमूल कांग्रेस पर उल्टे सीधे आरोप लगाए, वो वापसी की उम्मीद ना करें। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে, তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন, চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তাদের আমরা নেব না। স্মল পিপল উইল কাম who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything. We are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. मुकुल रॉय की वापसी के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी सत्ता के दम पर बीजेपी के नेताओं को तोड़ रही हैं। इस पर ममता ने कहा कि उनके पास 2/3 बहुमत है, उन्हें किसी पार्टी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नेता अपनी इच्छा से उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत करने में क्या बुराई। Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord, and it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP.
अब ये भी सुन लेते हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद कैसे मुकुल रॉय बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गए। कभी तृणमूल कांग्रेस में रहे बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने मुकुल रॉय को कहा कि मुकुल रॉय बीजेपी में तृणमूल के एजेंट थे, चले गए, अच्छा हुआ। जब अभिषेक बनर्जी का तृणमूल में उदय हुआ तो अभिषेक बनर्जी तो इनके बीच बड़ी अनबन थी और अभिषेक बनर्जी ने इनको धक्का देकर घर से बाहर निकाला था। तो ये तृणमूल बीजेपी में आ गए। बीजेपी में फिर आने के बाद ये एक बार चाउमीन खाने के लिए चले गए, चाउमीन खा के फिर तृणमूल में चले गए, फिर वो बीजेपी में आ गए। तो इनका आयराम गैराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको सुविधा जहां मिलेगी वहीं रहेंगे। अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स जो करते हैं ना, उनको तुरंत सब कुछ चाहिए। बीजेपी एक लंबा सफर वाली राजनीति है। यहाँ तुरंत आप बड़े जगह पर पहुंच जाएंगे, ऐसे यहाँ नहीं होता। तो पार्टी ने उसी तरह से इनको भी इनके बारे में भी तथ्य सबके पास था कि ये पार्टी के अंदरूनी बातें टीएमसी के पास पहुंचाते हैं। अगर आपकी प्लानिंग यदि फ्लैश हो जाए, लोगों के पास विरोधी खेमे में मालूम हो जाए, तो आपको नुकसान तो होगा ही। वही हुआ। मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी के नेताओं को चोट तो लगी है। सौमित्र खान, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मुकुल रॉय को मीर जाफर बताया, कहा कि घर के भेदों के कारण ही चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी मजबूत होगी। भारत का इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे नाम एक होता है मिर्जाफर, जो अपन को नहीं पूरा जाति को खत्म करते हैं, जो पूरा देश को खत्म करते हैं। तो मुकुल रॉय एक मिर्जाफर है। हम लोग चाणक्य को समझते थे, लेकिन इस बार देखा उसका लड़का बीजपुर से उसका बूथ में हार गया, विधानसभा में हार गया, उसलिए एक मिर्जाफर तैयार हुआ बंगाल का राजनीति में। एक मिर्जाफर राय मुकुल राय जी है, उसके साथ जो जाएगा, जो मिर्जाफर के साथ है वो जाने से भी हम लोग का 2,57,00,000 वोट मिला है। हम लोग अगले सोनार बांग्ला गढ़ेंगे। बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने का असर तो होगा। और जैसा ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो उन नेताओं को वापस लेंगी जिन्होंने व्यवहार ठीक से किया था। मुकुल रॉय की इंपॉर्टेंस क्यों, यह मैं आपको बताता हूं। मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पहले बड़े नेता थे। उनकी वजह से टीएमसी के कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। नारदा और शारदा घोटाले में मुकुल रॉय का नाम था। तो मुकुल रॉय को लगता था बीजेपी में जाएंगे तो उनके केस खत्म हो जाएंगे, और दूसरा, बीजेपी के पास बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है तो प्रदेश में बीजेपी का चेहरा बन जाएंगे। लेकिन न तो केस हटे और न वो बीजेपी का चेहरा बने। जब बीजेपी बंगाल में ममता से हार गई तो मुकुल रॉय की रही सारी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब उनके सामने बड़ी चुनौती है अपने बेटे को सियासत में खड़ा करना। इसलिए जब दिलीप घोष ने हार के बाद बीजेपी की मीटिंग बुलाई तो मुकुल रॉय उसमें शामिल नहीं हुए। फिर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बना दिया तो मुकुल रॉय को और बुरा लगा। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही मुकुल रॉय का बदलता चेहरा और रंग देख रहे थे। अब पूरे चुनाव के दौरान मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा था। यह ममता के लिए पहला सिग्नल था। ममता जब जीत गई तो मुकुल रॉय के बेटे ने फेसबुक पर बीजेपी को नसीहत दी कि जनता के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब ममता ने इस सिग्नल को कैच कर लिया। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल लेने वहां पहुंच गए। बस ऐसा करते करते बात बन गई। अब मुकुल रॉय सेफ हैं और उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य संवर जाएगा। राजस्थान की सियासत में भी काफी खींचतान है। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं, पार्टी हाईकमान से बात करेंगे और चर्चा तो यह है कि सचिन की प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग फिक्स हुई है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म किसी ने नहीं किया है। लेकिन सचिन पायलट प्रियंका से मिलेंगे, इस बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि पिछली बार भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद सचिन पायलट ने बागावती तेवर दिखाए थे, उस वक्त प्रियंका गांधी ने ही सचिन पायलट से बात करके मामले को सुलझाया था।
सचिन को राजस्थान सरकार में और संगठन में पद और प्रतिष्ठा देने का वादा किया था, लेकिन प्रियंका को वादा पूरा नहीं हो पाया। इसलिए अब सचिन पायलट ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सचिन पायलट ने जयपुर में आज फिर नाराज विधायकों से मुलाकात की। बाड़मेर से विधायक हेमाराम चौधरी सुबह सुबह पायलट से मिलने पहुंचे थे। हेमाराम चौधरी काफी वक्त से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। नाराज एमएलए से मुलाकात के बाद सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब चूंकि आज सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, हर साल दौसा में 11 जून को बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए सचिन पायलट ने यह प्रोग्राम नहीं किया। वो जयपुर में प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद दौसा पहुंचे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद वहीं से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खास बात यह थी कि आज भी सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ, राजस्थान की सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कही। कल रीटा बहुगुणा जोशी ने कहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस में परेशान हैं। उनकी बात सचिन से हुई थी। रीटा बहुगुणा के इस बयान पर सचिन पायलट से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि शायद वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही होंगी। रीटा बहुगुणा नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं। मैंने भी सुना रीटा बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान से कांग्रेस के नेता काफी संतुष्ट हैं। मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है, सुनने के बाद उन्हें लगता है कि पायलट लाइन पर है और लगता यह कि पायलट जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। वो संयम से बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक विधायक पार्टी को सीधा मैसेज दे रहे हैं, खाली पदों को भरा जाए, पायलट से किए वादों को पूरा किया जाए। और यही नहीं, पायलट समर्थक विधायक पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अभी तो ये है ना भाई, मंत्रिमंडल बढ़ना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए तो होनी चाहिए। 2.5 साल निकल गए। सर कल 1-2 दिन में मीडिया में ये चर्चाएं चल रही थी, आप गहलोत साहब के फेवर में चले गए, सरकार की बहुत तारीफ। गहलोत साहब कहाँ से आए? हमने ही तो बनाए, कांग्रेस की तो है। मेरे 2-4 काम अच्छे किए तो मैंने तारीफ की, उसमें क्या बुराई है? लेकिन रहोगे आप पायलट साहब के साथ? यार ये तो उस रोज भी कह दिया, अभी भी कह रहा हूँ। ये हालात नहीं ठीक होते हैं या कहीं पायलट साहब के में फेवर में सरकार काम नहीं करती, तो फिर आप लोगों का क्या है? वो तो पायलट साहब निर्णय करेंगे, हम उनके साथ है। जो भी फैसला देंगे आप पायलट साहब? यस। आला कमान नहीं सुन रहा, तो आला कमान के लिए कुछ करना चाहिए ना। अरे यार, आला कमान का हमारे पास इलाज छोड़ी भाई। आला कमान शब्द जो बोल रहे हो, आला कमान तो आला कमान ही है। पायलट कैंप लगातार अशोक गहलोत पर प्रेशर बना रहा है। इसी प्रेशर की वजह से पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। आज जब हेमाराम ने पायलट से मुलाकात की तो सचिन पायलट ने उन्हें कहा अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करें। पायलट साहब ने क्या कहा इस्तीफा पर? मैंने पायलट साहब पूछ के थोड़ी दिया इस्तीफा, तो मैंने मेरी आत्मा को कहने से दिया। नहीं सर, वो अपील एक तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आप उनके सहयोगी रहे हैं, और आप अगर इस्तीफा दे देंगे नाराजगी में, वो अपील करे, दूसरे अपील करे, वो तो अपनी बात करेंगे। फैसला तो मेरे को करना है ना, मेरी आत्मा क्या कहती है वही करूँगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वो लोकप्रिय भी हैं, ज्यादातर एमएलए उनके साथ हैं। अब यह खबर आई है कि सचिन पायलट गुट की नाराजगी के बाद अशोक गहलोत ने नाराज विधायकों और मंत्रियों की निगरानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि मंत्रियों और विधायकों के सचिवों से कहा गया कि वो रोज सुबह 11 बजे से पहले यह बताएं कि मंत्री विधायक जयपुर में हैं या बाहर चले गए हैं। दिल्ली में सरगर्मी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में इसका असर नहीं दिखाई दिया। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन में सरकार में जो पद खाली हैं वो जल्दी भरे जाएंगे। सबकी सुनी जा रही है और सबकी बात हो करके सब लोगों के साथ में मिल करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, और जो रिक्त पद हैं
चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशंस के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं सब लोगों से बात करके। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज है। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ जो हो रहा है उसका एक बैकग्राउंड है। राजस्थान में जब 3 साल पहले चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट ने जबरदस्त मेहनत की थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन उनको हर वक्त लगता था कि अशोक गहलोत उनकी चलने नहीं देते। किसी भी नेता का अस्तित्व उनके सपोर्टर्स पर टिका होता है। सचिन पायलट ने कई बार शिकायत की कि उनके सपोर्टर्स को साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हें पार्टी में और सरकार में जगह नहीं दी जा रही। लेकिन दिल्ली में उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की, राहुल गांधी से बात की, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने 1.5 साल पहले बगावत करती थी, यह भी सबको याद है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। तब प्रियंका गांधी ने उन्हें किसी तरह मनाया, लेकिन सचिन पायलट अब तक नाराज हैं। उन्हें लगता है उन्हें मनाते वक्त जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अब बदले हालात में कांग्रेस की कोशिश है किसी तरह अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह कराई जाए। हो सकता है पायलट के कुछ सपोर्टर्स को मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब सचिन पायलट की परेशानी इससे भी बड़ी हो गई है, और वो ये है कि अशोक गहलोत एक एक करके सचिन पायलट का सपोर्ट करने वाले एमएलए को अपने पाले में खींच रहे हैं। इससे सचिन पायलट और कमजोर होंगे। अब क्या करेंगे? सचिन पायलट के लिए बीजेपी में जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो अगर बीजेपी में गए तो उनकी शर्त होगी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए। बीजेपी में न ऐसी परंपरा है और न ही जगह खाली है। बीजेपी के लोग सचिन पायलट से कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल सामने है, उन्होंने मेहनत की, सब्र रखा और आज वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता सचिन पायलट से कहते हैं कि पार्टी में बने रहो, सब्र रखो, हो सकता है ये अशोक गहलोत की आखिरी इनिंग हो, अगली इनिंग में आपका नंबर आ जाए। और यही सचिन पायलट की उलझन है, और इस उलझन का कोई जवाब नहीं है। आज पंजाब की राजनीति में भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ। खबर यह कि पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो गया है। अगले साल शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों पार्टियों में से लेकर सहमति बन गई है, सीटें भी तय हो गई हैं। पता लगा कि अकाली दल बीएसपी को 18 सीटें देगा। हालांकि अभी अलायंस का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अकाली दल और बीएसपी अलायंस का औपचारिक ऐलान कल चंडीगढ़ में हो सकता है, और इसके लिए बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। कल सतीश चंद्र मिश्रा और सुखबीर बादल इस अलायंस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। अकाली दल और बीएसपी का अलायंस कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। पंजाब में 33% दलित वोट हैं, सबकी नजर उसी पर है। इसीलिए अकाली दल पहले ऐलान कर चुका कि अगर पंजाब में अकाली दल की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी दलित नेता को बैठाया जाएगा। पंजाब के कुछ इलाकों में बीएसपी का अच्छा असर है। ये उस जमाने से है जब कांशीराम ने बीएसपी बनाई थी और उसके बड़े लीडर थे। इसीलिए अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन किया। अब यह हो सकता है कि कांग्रेस ने इसे काउंटर करने के लिए किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर ले, इसकी चर्चा भी है। लेकिन इसका फैसला कैप्टन को करना है, और उनके सामने रोज रोज नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का चैलेंज, और दूसरी तरफ उनकी सरकार पर कोरोना वैक्सीन और कोरोना किट में घोटाले के नए नए आरोप। कोरोना को लेकर आज पंजाब से एक बार फिर हैरान करने वाली खबर आई। पंजाब सरकार पर एक बार फिर कोरोना मैनेजमेंट में घोटाले का आरोप लगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर इस बार आरोप लगा है कोरोना किट की खरीद में करप्शन का। पंजाब सरकार ने कोरोना के मरीजों को कोरोना फतेह किट बांटने का फैसला किया था। इस किट में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, डोलो, मास्क, सैनिटाइजर समेत 18 आइटम थे। इल्जाम यह है कि इस कोरोना किट की सप्लाई करने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया, उस कंपनी ने मेडिकल इक्विपमेंट या फिर मेडिकल आइटम्स बनाने का या खरीदने का कोई अनुभव नहीं था।
कंपनी का पता दिया गया उस जगह का जहां पर एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें फल और सब्जियां भरे हैं। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस एड्रेस पर गए, कंफर्म किया वाकई में कंपनी का जो पता दिया गया वो एक कोल्ड स्टोरेज है। पुनीत परिंजा ने जब इस टेंडर की जानकारी निकाली तो हैरान करने वाली बात सामने आई। कोरोना किट की खरीद के लिए 3 बार टेंडर निकाले गए। 3 अप्रैल को जब टेंडर निकला तो संगम मेडिकल स्टोर ने 838 रुपए में फतेह किट सप्लाई करने की बात कही, लेकिन सरकार ने 940 रुपए प्रति किट देकर 16,668 फतेह किट खरीदे। और इसके बाद 20 अप्रैल को दूसरा टेंडर निकला। इस बार फतेह किट की कीमत बढ़कर 1226 रुपए हो गई। ग्रैंडवे नाम की कंपनी को 50,000 किट बनाने का ऑर्डर दिया गया। 7 मई को तीसरा टेंडर निकला। इस बार फतेह किट की कीमत 1,338 रुपए हो गई और सरकार ने 1.5 लाख किट्स का ऑर्डर दिया। ग्रैंडवे कंपनी को कुल 26 करोड़ का ठेका सरकार से मिला। यह ग्रैंडवे वही कंपनी है जो कोल्ड स्टोरेज से चल रही थी। दशमेश कोल्ड स्टोरेज, और इसी दशमेश कोल्ड स्टोरेज पे आप बकायदा देख सकते हैं कि ग्रैंड वे इनकॉर्पोरेटेड जो है लिमिटेड, उसका भी यहां पर पता दिया गया है। ये वही एड्रेस है जो कि फैमिली जो हेल्थ का है, जो नेशनल रूरल जो परचेज ऑर्डर है इनका पंजाब सरकार का, उसमें यही एड्रेस जो है वो दिया गया है। यानी कि ये कोल्ड स्टोरेज जिसका कोई ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, उनको ये ऑर्डर जो है वो फतेह किट जो है तैयार करने का जिम्मा जो है वो पंजाब सरकार ने दिया है। ये परचेज ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये परचेज ऑर्डर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर और उसके नीचे बकायदा एड्रेस जो दिया हुआ है टू MS ग्रैंडवे इनकॉर्पोरेशन नियर। हालांकि इसमें नियर दशमेश कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन हैरानी ये है कि ये इसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर ही चल रहा है। एड्रेस सामने दिया गया है। इल्जाम गंभीर हैं, सबूत सामने हैं, इसलिए सियासत शुरू हो गई। अकाली दल की MP हरसिमरत कौर बादल ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को लोगों की जान की फिक्र नहीं है। कोरोना के वक्त में भी मंत्री चुनाव के लिए पैसा बनाने में लगे हैं। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ 1500 ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60-70 ਕਰੋੜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਆਏ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ पैसे कमाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का हिस्सा गिरकर नेशनल हाईवे पर आ गया और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर कम से कम 4 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त रोड से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, इसलिए लैंडस्लाइड की वजह से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये लैंडस्लाइड रामबन जिले के सेरी इलाके में हुआ है और इसके बाद ट्रैफिक को उधमपुर और चिनैनी इलाके में रोक दिया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।